बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ कांस्टेंट ऑपरेशन। ओके, एंड उस बेसिक्स में हमने देखा कि ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट ऑपरेशन के लिए। ओके, और ये सारी चीज़ें भी हम जो कर रहे हैं कांस्टेंट ऑपरेशन की बात, वेरिएबल ऑपरेशन की बात, ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपका बेस मजबूत करने के लिए है। राइट, एक बार आप ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर आपको आगे पढ़ने में मज़ा आने लगेगा और सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट मतलब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी कांस्टेंट हो उसमें हम ऑपरेशन का, और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिक्स में बोलते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी होता है जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एटसेट्रा, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। फिलहाल तो हमें इतना ही समझना है। तो सर ऐसी क्या बात है, मैं तो बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हाँ, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो ऐसा। 4+5 ये किसी ने बता दिया तो आप बता दोगे ओके 9। आपको किसी ने बोल दिया 2 × 3, ये हम सिंपल, हमने 2 का टेबल याद रखा है, 2 × 3 इज 6। बट कोई आपसे ऐसा बोल दे 2/3 इंटू 5/9 इंटू 3/6, और इनफैक्ट -2/3 इंटू इतना, या यहाँ पे भी एक माइनस लगा दो, तब तब क्या होगा आंसर। हाँ, ये चीज़ हमने बचपन से नहीं पढ़ रखा। राइट, हमसे कोई ऐसा कह दे 2/3 प्लस 5/9, इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, ये तो नहीं पढ़ रखा। हाँ, अगर पॉइंट फॉर्म में दिया होता 0.25 प्लस 3.5, तब मैं बता सकता था। राइट, 3.75 जोड़ के। फिर हमने ऐसा भी नहीं पढ़ रखा, अगर कोई मुझे दे दे -5 प्लस 7, इसका क्या आंसर आएगा, +2 लिखूं या -2 लिखूं। तो हमने देखा था ये हमारा कर्ज है, ये मेरे पास पैसे हैं, 5 रुपये मुझे कर्ज के दे देने हैं, मेरे पास पैसे हैं 7 रुपये, तो प्लस आएगा +2। ये मेरे पास पैसे हैं, जो प्लस वाले पैसे हैं वो मेरे मेरे पैसे हैं, जो माइनस वाले हैं वो मेरे कर्ज के हैं। या तो आप, एक सिस्टम है, एक रूल बनाया गया है कि भाई प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 5 को घटा दिया जाए, और जो भी आंसर आता है उसमें देखो कि सबसे बड़े नंबर के आगे का साइन क्या है। सबसे बड़े नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर दोनों में 7 है, 7 के आगे का साइन प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख दें, ये रूल। सो इसलिए हमें ये सारे रूल्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास मैथ सिर्फ इतना सिंपल नहीं है जैसा बचपन में होता था। इसलिए आप लोग करते हो, एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ वाली चीज़ें पढ़ते हो, रैशनल नंबर पढ़ते हो, नंबर सिस्टम पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस चीज़ को पढ़ने की। क्योंकि नंबर सिर्फ इतना सिंपल तो है नहीं, नंबर्स ऐसे भी होते हैं, नंबर्स कोई फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ हो सकता है, 5/9, 6/9। राइट, फिर हमने ये सारी चीज़ें देखी पिछले क्लास में कि ओके, अगर मुझे एडिशन करना है तो मैं कैसे प्लस माइनस एडिशन करके कैसे एडिशन करता हूँ। अगर मुझे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 5/9, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बल्कि मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 होगा एलसीएम, और फिर मैं उसको बनाऊंगा। राइट, 9 एलसीएम लिया और देखो क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, प्लस 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 5, 1 इंटू 5, 5 इक्वल टू 11/9। इसी को मैंने बताया था कि कभी तुमने ऐसा देखा और देखा कि ओके यहाँ पे 9 है जो कि 3 के मल्टीपल में है, तो मैं इसी 2/3 को कन्वर्ट कर दूंगा। मैं 2/3 को लिख सकता हूँ अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। राइट, तो हमने पिछली क्लास में देखा था, देखो अगर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन है तो 2 कट सकता है, तो फाइनली ले दे करके 2/3 ही रहा। 2/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/3 इंटू
2/2 नीचे कर दिया इक्वल टू 4/6। मतलब 2/3 ही 4/6 है, गंगाधरी शक्तिमान है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? या तो तुम 2/3 लिख दो या 4/6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, यहाँ पे 2/3 2/2 और 2 के जगह पे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, देखो तो हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है 6/9। सो 2/3 ही 6/9 भी है। ये सब बराबर है, कोई इसमें फासला नहीं है, कोई फर्क नहीं है, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि हमने एक और भी तरीका देखा था ये एलसीएम वाले का, कि इन केस अगर आपको लगता है कि हाँ ये 3 है और यहाँ पे 9 है मल्टीपल में, तो इसको कन्वर्ट कर लो, इस 3 को कैसे भी करके 9 बना देते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ नीचे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो नंबर तो चेंज होगा नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो गया 6/9 एंड प्लस 5/9 था। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो मुझे एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिनोमिनेटर में जो सेम डिनोमिनेटर है 9 वो लिख दो और ऊपर वाले को जोड़ दो 11/9। ये हो गया जी आंसर। यहाँ पे भी 11/9 आया था एलसीएम वाले तरीके से। वहीं यहाँ पे माइनस हुआ प्लस हुआ, तो किसी भी तरीके से हमने करके सब कुछ देख लिया था कि अगर माइनस प्लस हुआ 9 मैंने लिख दिया और ऊपर वाले को प्लस कर दो। फिर हमने ये भी देखा था कि हम इस एडिशन में ऐसा नहीं कर सकते कि 2 और 5 को जोड़ दिया और 3 और 9 को जोड़ दिया। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, ये आंसर सही नहीं दे रहा ऐसा करने से, इसलिए एलसीएम वाला रूल बनाना मेरी मजबूरी है। क्यों, हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था हाफ प्लस मान लो 3/2। अब हाफ जब मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है 1/2, इसका कोई मतलब है। अब तुम सोचो एक्चुअली में क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग है ना 1/2 विच इज 0.5। 0.5 तो हमें समझ में आता है। देखो 1 को डिवाइड करो 2 से, 2 से डिवाइड करके देखो 0.0। ये सब कुछ हमने किया हुआ प्रीवियस क्लास में, मैं दोबारा वेस्ट नहीं करूँगा टाइम। प्लस 3/2 का मतलब है 1.5। और अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ या मैथ में अगर लिखा हुआ है 1/2 प्लस 3/2, तो वो फाइनली तुम्हें यही करने को बोल रहा है 0.5 प्लस 1.5। इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 1.5 प्लस 0.5 दैट इज 2। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये 1 और 3 को जोड़ दिया जाए आपस में, 2 और 2 को जोड़ दिया जाए। अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरा आंसर आता है 4/4 जो कि 1 है। तो गलत है ना, आंसर तो मेरा 2 आना चाहिए, मेरा आंसर आ रहा है 1। सो इसलिए जब मैं एडिशन करता हूं तो मैं सीधा सीधा ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नहीं जोड़ सकता। मुझे ये एलसीएम वाला रूल लाना मेरी मजबूरी है। अब अगर मैं एलसीएम वाले रूल से करता हूं तो 2 और 2 का एलसीएम 2, ऊपर में आ गया 1 प्लस 3 विच इज 4/2 विच इज 2। देखो पुराना वाला आंसर आ गया। हमारा ये आया था 0.5, हमारा ये आया था 1.5, इन दोनों को जोड़ने के बाद आया था 2। देखो 2 आंसर था और 2 आंसर आया अगर मैं एलसीएम वाले रूल से चल रहा हूं। सो ये सारे रूल्स बनाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि फाइनली मुझे आंसर तो लाना ही है। 1/2 का मतलब ये होता है, 3/2 का मतलब ये होता है। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद हमने ये भी देखा एडिशन वगैरह समझने के बाद, है ना, हमने समझने के बाद हमने ये देखा कि अगर यही चीज मल्टीप्लीकेशन में हो 1/2 इंटू 3/2, तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं सीधा सारे न्यूमरेटर्स को, अगर कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन डाला हुआ हो तो मैं सारे न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं एंड सारे डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 4/9 भी होता तो मैं क्या करता, 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 इंटू 2। इसमें कोई मजबूरी नहीं है। क्यों मजबूरी नहीं है, क्योंकि जब इसको तुम पॉइंट फॉर्म में, जो भी आएगा यहाँ पे 0.5 कुछ भी आया, ये आया 0.5, ये आया 1.5, इनको जब तुम आपस में मल्टीप्लाई करोगे
और ऐसे करके देखोगे दोनों रिजल्ट सेम आता है। इसलिए मुझे कुछ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करके ट्राई करके देखना। इसको कैलकुलेटर में आपने मानना है कि ये पॉइंट फॉर्म में क्या आता है, इसको आपने देखना है पॉइंट फॉर्म में क्या आता है, और ये देखना है, और फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और सेम अगर मैं ऐसे करता हूँ, 4 इंटू 1 इंटू 3 इज 12 डिवाइडेड बाई 36, और ये करना 12 डिवाइडेड बाई 36 कम कैलकुलेटर में डाल करके, तो आपको दोनों रिजल्ट सेम मिलेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी पिछले क्लास में, इसमें तो हम जस्ट अभी रिवाइज करने, क्योंकि हमने क्या क्या समझा था। अच्छा, हमने एक चीज़ और समझ लिया था मल्टीप्लिकेशन में। हमने ये समझा था कि मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में कहीं पे भी कोई नंबर लिखा हुआ हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर कहीं पे भी लिखा हुआ हो, अगर उसको डिवाइड किया जा सकता है तो हम कर सकते हैं। जैसे 2 और ऊपर में 4 है तो 2 2 जा 4, एक और नीचे में 2 है तो 2 2 1 जा 2, एक बच गया। 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, सो फाइनली क्या बच गया ऊपर में 1 इंटू 1, राइट। सो फाइनली बच गया ऊपर में 1 डिवाइडेड बाई नीचे में 3। ओह सर, आपने यहाँ तो आंसर लिखा है 12/36। अरे ये दोनों एक ही चीज़ है, 1/3 लिख लो या इसी को लिख लो 12/36, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो 12 को अगर 36 डिवाइड कर देंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, दोनों एक ही चीज़ है। या इसी 1/3 को जैसे हमने डिवाइड कर दिया, 1/3 को हमने एक चीज़ और सीखा था, 1/3 इंटू कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से कितना नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, 6, इधर भी 6, तो ये क्या बन गया 6 डिवाइडेड बाई 18। सो 6 डिवाइडेड बाई 18 भी वही चीज़ है, 1 डिवाइडेड बाई 3 भी वही है, 12 डिवाइडेड बाई 36 भी यही है। ये सारे नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, सारे नंबर एक ही हैं। कैसे, देखो देखो कैसे, मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये कितना होता है, इसका फाइनली मतलब क्या है 0.5। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर में 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई 4। देखो जरा 2 डिवाइडेड बाई 4 करके, 4 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 डाला, 5 या 20, 0.5। ओके सर, ऐसा करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, कर दो, क्या आया 6 डिवाइडेड बाई 12, करो 6 डिवाइडेड बाई 12, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 डाल दिया, 5 जा 60, ये देखो हर जगह पे तुम्हें आंसर मिलेगा 0.5, यहाँ भी मिला 0.5, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 12 भी 0.5 है, 2 डिवाइडेड बाई 4 भी 0.5 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 भी 0.5 है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, कुछ भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 डिवाइडेड बाई 16, ये सब बराबर नंबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। इसलिए मैंने देखो बराबर का साइन डाला है, मैथ में जहां पे भी इक्वल लगा हुआ है इसका मतलब बराबर है, राइट। ओके, सो ये सारी चीजें हमने देख ली थी कि हाँ कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है मैथ में 2/3, इसमें ऊपर नीचे कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10/15। सो 2/3 को ही मैं 10/15 भी लिख सकता हूं। और देखो 10/15 कहीं पर लिखा हुआ है तो मैं इसको डिकम्पोज भी कर सकता हूं, मतलब इसको मैं छोटा भी बना सकता हूं। कैसे, मैं देख पा रहा हूं कि 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 10/15 ही 2/3 है, इसको डिकम्पोज कर दिया। सो मैं किसी भी नंबर को डिकम्पोज कर सकता हूं, किसी नंबर को बढ़ा सकता हूं, बट ये नंबर चेंज नहीं हुआ, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये 2/3 है, सब कुछ 2/3 है।
अगर 2/3 इंटू 5 ऊपर नीचे कर दिया जाए 10/15 जो बनता है ये भी 2/3 है। मैं ये बोलना चाहता हूं, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन डाला हुआ है, इक्वल टू है ये। ओके, सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये इक्वल टू क्यों मैं लगा रहा हूं मैथमेटिक्स में, क्यों इक्वल टू डालता हूं, ये सब जब आपको क्लियर होने लगता है तो पहली बात तो कि आपको मैथ पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट, बहुत मजा आने लगता है। दूसरी चीज, आपको कोई भी चीजें कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी, राइट। तो ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कांस्टेंट को कैसे मल्टीप्लाई, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। डिवीजन का हमने रूल देखा था, 2/3 है और इसको मुझे डिवाइड करना है। अगर मान लो 2/3 से, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि 2/3, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो और इसको ऊपर नीचे कर दो, सो 3/2। तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1। और ये रूल मैंने ऐसा क्यों बनाया, अगेन कुछ ना कुछ मेरी मजबूरी रही होगी। देखो 2/3, राइट, और डिवाइडेड बाई में है 2/3, मतलब 2/3 कुछ पॉइंट में नंबर देगा, मान लो 0.6 कुछ करके आएगा, ठीक। और ये भी तो 0.6 ही आएगा। अब 0.6 या जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा, उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जा रहा है, तो फाइनली आंसर क्या आना चाहिए। कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने 100 और उसको 100 से ही डिवाइड कर दिया गया, क्या आंसर आना चाहिए 1। यहाँ पे जो भी नंबर है 2/3 और यहाँ पे भी वही आना है मेरे पास 2/3, इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इसलिए मैंने ये रूल बनाया, मैंने बोला कि ओके 2/3 है, डिवीजन को हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया जाए और आगे वाले नंबर को पलट दिया जाए 3/2। ऐसा रूल बना देने से ये देखो, ये देखो 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ अभी तक हमने जो देखा बच्चों, ये सारी बातें हमने करी कांस्टेंट के लिए। और कांस्टेंट के लिए मैंने बातें क्यों करी, क्योंकि मैंने देखा कि मैथ इतना आसान नहीं था मेरा। मैंने जो बचपन में पढ़ा था 4+6, 5+2, 5 का जो टेबल हमने पढ़ लिया था, सिर्फ उतना ही मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और भी तरीके के नंबर्स हैं जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। माइनस वाले नंबर्स हैं, पॉइंट वाले नंबर्स हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, 2/3 जिसको रैशनल नंबर बोल देते हैं, इस तरीके के नंबर्स हैं। और इनका भी ऑपरेशन करना मुझे आना चाहिए। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो अभी तक हम सभी इतना सीख चुके हैं कि ओके, कांस्टेंट में कोई भी मुझे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होता है वेरिएबल्स? सर आपने कुछ बताया तो था कि अल्फ़ाबेट से ले लेते हैं ABCD या XYZ TUVW, इस तरीके का आपने बताया तो था सर वेरिएबल्स। ओके, सो पहले इस क्लास में वेरिएबल्स का हम ये देखते हैं वाई रिक्वायर्ड। क्यों जरूरत है भाई वेरिएबल्स का, वो भी मैथ में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। क्यों, मैथ तो मैं बचपन से ये पढ़ता है, वो 4 का टेबल होता है, एडिशन होता है, कुछ कुछ 5 × 2 इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। और हाँ, अभी अभी सर ने सिखाया है कि कांस्टेंट्स होते हैं उसके अलग अलग तरीके से, जैसे 5.2 अगर इसको मुझे ऐड करना हो मान लो -7 से, तो ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए, कांस्टेंट का एडिशन, सब्सट्रैक्शन
और ये सब कुछ आना चाहिए, तो ये सब कुछ तो मुझे आता है, नंबर्स तो मुझे समझ में आ रहे हैं। ये क्या मतलब होता है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? जस्ट अ मिनट, सॉरी या सो आई वाज हियर। हाँ, यस। सो ये तो सब समझ में आता है सर कि नंबर्स अगर मैथ में कहीं दिए हुए, ये क्या कर रहे हैं हम, एक्स वाई जेड ए बी सी डी क्या कर रहे हैं ये सब? तो पहले तो ये समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जिस तरीके से हमने कांस्टेंट के ऊपर ऑपरेशन किया है, उसी तरीके से वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं। बट पहले ये तो समझ लें कि वेरिएबल चाहिए क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी। ओके, तो बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक जस्ट ऐसे ही एक सवाल कर लिया, ठीक है, पहेली समझ लो, पहेली हम करते हैं ना, पहेलियां बुझाते हैं, बच्चों को पहेली सॉल्व करना अच्छा लगता है, राइट? तो ऐसा समझ लो, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास 4 मैंगोज थे, ओके, एंड उसके बाद आपके फादर घर पे आए और उन्होंने आपको 5 मैंगोज और दे दिए। सो आपके पास कितने मैंगोज हैं? यहाँ पे मैंगो बना ले, कैसे बनता है? हम्म, ऐसे 4 मैंगोज थे तुम्हारे पास, फादर आए घर पे और इन्होंने ऐसे 5 मैंगोज और दे दिए। तुम्हारे पास कितने मैंगोज हैं अभी? सर ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, 4 था, 5 को ऐड कर दूंगा, 9 मैंगोज, 9 मैंगोज होंगे मेरे पास, 9 मैंगोज होंगे, राइट? ओके, सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पास हो गए तुम, पास। क्वेश्चन नंबर 2, you had 20 rupees with you, okay, and out of which आपने 4 रुपए अपने दोस्तों को दे दिया, अपने एक प्यारे मित्र को दे दिया। तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? सर मेरे पास 16 रुपए बचेंगे, 16 रुपीज। दूसरा पास। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन, मैं तीसरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा एज, मैं ये बोल रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं कि तुम्हारा एज तुम्हारे फादर के एज से हाफ है, राइट? और मैं बताता हूं कि तुम्हारे फादर का एज 40 ईयर्स है। सो आई से दैट योर एज, माई क्वेश्चन इज योर एज, और तुम्हारे फादर का एज मैंने बता दिया, फादर एज। आई से कि तुम्हारे फादर का एज 40 ईयर्स है और तुम्हारा एज तुम्हारे फादर के एज से हाफ है, और मैं पूछता हूं कि तुम्हारा एज क्या है? सर ये भी बता देंगे, 40 ईयर्स है ना और मेरा हाफ एज है फादर से, तो मैं 40 ईयर्स का हाफ कर दूंगा, मेरा एज 20 ईयर्स है। तीसरा क्वेश्चन पास, ठीक। अच्छा, इसको ना थोड़ा एक साइड से लिखना शुरू कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जस्ट वेट, हाँ। सो ये 20 रुपीज़ वाला और इसको ऐसे कर देते हैं, सेम 20 रुपीज़ था, 4 रुपीज़ दे दिया, 16 बन गया, एंड दिस वाज माय थर्ड क्वेश्चन। ओके, coming on to question number 4, I say that
योर एज इज 20 लेस देन हाफ ऑफ योर फादर्स एज। सर ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ योर एज इज 20 लेस देन हाफ ऑफ योर फादर्स एज। योर एज, और यहाँ पे देता हूँ फादर्स एज, राइट। मैं बोलता हूँ योर एज इज 20 लेस देन योर फादर्स एज, 20 लेस देन हाफ ऑफ योर फादर्स एज, राइट। और मैं बताता हूँ कि आपके फादर का एज है 40 ईयर्स, या फॉर एग्जांपल योर फादर एज इज 60 ईयर्स। सो 60 ईयर्स और मेरा एज कितना है, इज 20 लेस देन हाफ ऑफ योर फादर्स एज। तो आप सोचोगे ओके, अगर मैं 10 साल का हूँ तो मेरे फादर का एज 60 है, तो हाफ से 20 कम, सो हाफ ऑफ एज 30, इसमें से 20 साल भी कम है, सो मेरा एज 10 साल होना चाहिए। अब देखो तुम्हें सोचने में टाइम लग रहा है, राइट, थोड़ा टाइम लग रहा है इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब और क्वेश्चन को मैं टफ बना दूंगा, देखो। और अभी क्वेश्चन नहीं है, ये सब पहेलियां हैं, ठीक। हम अभी भी उस पॉइंट पे हैं कि वेरिएबल की क्या ज़रूरत है, अभी मैं आ रहा हूं उस बात पे। सो लेट्स से योर नेम इज राम, योर फादर, एंड मैं बोलता हूं योर ब्रदर। आई से दैट your age is 10 less than half of your father's age. And then I say that your father is 20 years older than your brother's age. And then I say your brother is 22 years old. एंड मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा एज क्या है इस पहेली में। पहेली है, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ अभी। ये पहेली में ये है कि आप का नाम राम है, आपके फादर हैं, आपके भैया है, राइट। और आपका एज 10 साल कम है हाफ ऑफ योर फादर्स एज, मतलब जो भी आपके फादर का एज है उसका हाफ से भी 10 कम, ओके। और तुम्हारा भाई 22 साल का है, लेकिन तुम्हारे फादर 20 साल बड़े हैं तुम्हारे भाई से। सो तुम्हारा एज क्या है। अब हो रही है ना प्रॉब्लम सोचने में। चलो सोच के देखते हैं फिर भी। अगर हम ऐसा सोचें कि ओके 22 साल का मेरा भाई है, ठीक है, और मेरे फादर 20 साल बड़े हैं मेरे भाई से। मेरे फादर कितने साल के हो गए, मेरे फादर हो गए 20 प्लस 22 इक्वल टू 42 ईयर्स के, ठीक है। और मैं 10 साल कम हूं मेरे फादर के हाफ एज से भी। अगर मेरे फादर का हाफ एज करें तो 21 ईयर, और इसमें से भी मैं 10 साल छोटा हूं, तो मतलब मैं 11 साल का हूं। ये तो मैंने सॉल्व करके फिर भी बता दिया आपको, राइट।
11 साल। बट अब सोचने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ। अब जब मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे, यहां पे तुम्हें सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तुम्हारे पास 4 मैंगो थे, तुम्हारे फादर ने 5 मैंगो और दे दिए, और तुम्हारे पास हो गए 9 मैंगोज। यहां पे भी सोचने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि तुम्हारे पास 20 रुपए थे, राइट, और तुमने 4 रुपए अपने दोस्त को दे दिए, तो तुम्हारे पास 16 रुपए बच गए। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं। 40 ईयर्स के थे तुम्हारे फादर, तुम हाफ ऑफ योर फादर एज थे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे, राइट, मैंने बोला था कि 10 ईयर लेस देन हाफ ऑफ योर फादर एज, या 20 ईयर्स लेस देन, है ना। और यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, इससे भी बहुत टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं जिसको तुम सोचने में प्रॉब्लम होगी अगर सिर्फ सोच करके बना रहे हो। लेकिन मैं अगर तुम्हें बताऊं कि मैथ में ऐसा जादू है कि मैं इसको मैथ मैथ का इस्तेमाल करके, और मैं इन सभी क्वेश्चंस को बिना दिमाग लगाए सॉल्व कर सकता हूं, बिना इतना सोचे समझे। ओके। और इसी चीज के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। कैसे? तो पहला क्वेश्चन दोबारा अब देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे पास मैंगो था 4, और फादर ने 5 और दे दिया, और मेरा क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास कितने मैंगो बचे। तो मैथ में जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, कितने बचे, कितना बच रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो हम हमेशा मैथ में ऐसा करते हैं। मैं बोलता हूं लेट दी मैंगो लेफ्ट विथ मी, मेरे पास कितने बचे, विथ मी बी एक्स। क्योंकि मुझे नहीं पता है, तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास कितने मैंगो बचे। यस, मैं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसको देखो हम मैथ में कैसे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैथ के तरीके से। क्यों मैं ये बताना चाहता हूँ? क्योंकि जब मैं आगे टफ वाले क्वेश्चंस पे जाऊंगा, जहां पे हमारा दिमाग लगना कम हो जाता है, तभी भी मेरा ये काम आएगा, ये मैथ का तरीका। देखो, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, लेट दी मैंगो लेफ्ट विथ मी बी एक्स, मतलब मेरा फाइनल ये क्वेश्चन था, मेरे पास कितने मैंगो बचे। ओके, राइट। तो मैं बोलता हूं कि इनिशियली मेरे पास 4 मैंगो थे, तो 4 लिख दिया, 5 मैंगो और आ गए +5, और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इक्वल टू, मेरे पास जो मैंगो बचे हैं, लेट, मान लेते हैं कि वो x है, इक्वल टू x, और फिर मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूं। मैं बोलता हूं इंप्लाइज x इक्वल टू 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9। देखो, मैंने मैथ के हिसाब से ऐसे निकाला 9, और तुम भी बोल रहे थे कि हाँ 9 होंगे, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात थी। चलो इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, थोड़ा सा जगह कम है क्या, जस्ट मिनट। तो यहाँ कर देते हैं ताकि हमें पता होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे कहा गया था कि मेरे पास 20 रुपए थे, राइट, और उसमें से 4 रुपए मैंने किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे। तो मैं बोलूंगा लेट मनी लेफ्ट विथ मी, लेफ्ट विथ मी बी एक्स। लेट के मेरे पास x रुपए बचे, तो मेरे पास कितने रुपए थे, 20, इसमें से 4 चले गए, तो मैं तो बता रहा हूं कि मेरे पास जो बचे हैं वो x है, इक्वल टू x, यही x बचा हुआ है मेरे पास, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x
इज इक्वल टू 20 में से 4 16। हाँ, यहाँ भी 16 आंसर आया था, जो कि बहुत ऑब्वियस था। यहाँ भी 16 मैथ के तरीके से भी आया। ओके, अगेन इसको भी हम यहाँ पे छोटा करके रख देते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम ये बोल रहे थे कि तुम्हारे फादर का एज 40 ईयर्स है और तुम अपने फादर के एज से 20 साल कम हो, तो तुम्हारा एज कितना है ना? तो मुझसे पूछा क्या गया है कि मेरा एज कितना है ना? तो मैं बोलूँगा लेट, मान लेते हैं कि मेरा एज, लेट माई एज बी एक्स। क्योंकि जब मुझे नहीं पता होता है मैथ में जो चीज़ के बारे में, उसको हम इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट उठा करके और एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट बी एक्स, मान लेते हैं कि कुछ एक्स होगा, और फाइनली मैं एक्स का वैल्यू पता कर लेता हूँ, कुछ नंबर आता है और मैं बोलता हूँ ये है वो नंबर, ये है ये आंसर। तो चलो ऐसे करके देखते हैं ज़रा क्या आता है। लेट द माई एज बी एक्स, मैं क्या बोल रहा था कि मेरा एज मेरे फादर के एज से 20 साल कम है। ओके, राइट। तो पूछा जा रहा है कि मेरा एज कितना है, और मेरे फादर का एज दिया हुआ है 40 ईयर्स। तो मैं बोलूँगा मेरा एज जो कि x है इज इक्वल टू मेरे फादर का एज जो कि 40 है में से 20 साल कम, 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20। तो मेरा एज 20 साल है। ओके, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, ये तो मैं लॉजिक के हिसाब से सॉल्व कर ही लिया था। हाँ, बट तुम्हें प्रॉब्लम हुई थी ना जब यहाँ पे पहुँचे थे, इनफैक्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचे थे, राइट। अब देखना मैं 5 नंबर क्वेश्चन को बिना दिमाग लगाए कैसे बना लेता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि माई एज इज 20 लेस देन, ये क्वेश्चन था राइट, 20 लेस देन हाफ ऑफ माई फादर्स एज, देन व्हाट इज माई एज। मेरा एज मेरे फादर के हाफ एज से भी 20 कम है, तो मेरा एज कितना है? तो देखो, अब दिमाग नहीं लगाना, मैं सीधा बोलता हूं लेट, मुझे नहीं पता कोई नंबर, तो लेट माई एज बी एक्स। एक्स ही क्यों, वाई, वाई ही क्यों, ए ही क्यों, बी, कुछ भी, फिलहाल एक्स मान लेते हैं, एक्स अच्छा लगता है। अब क्या बोल रहा है, योर एज इज हाफ, तो मेरा एज कितना मैंने माना है, एक्स, तो मैं बोलता हूं एक्स इक्वल टू इज हाफ ऑफ, सो हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ माय फादर एज, तो फादर एज मेरा है 60 ईयर, और इसका हाफ से भी, इसके हाफ से भी 20 कम है, तो इसलिए मैंने 20 घटा दिया, देखो -20। इसको ऐसे ब्रैकेट कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि पहले मुझे हाफ निकालना है फादर के एज से। ओके, इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30 -20 इक्वल टू 10। 10 आंसर आया, यहाँ पे भी हमने 10 आंसर निकाला था, तो मेरा एज 10 साल है। ओके, ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये था
इसको भी हम ऐसे सॉल्व करके देखें मैथ के तरीके से। ओके, चलो ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता क्या करना है, मेरा एज, राम का एज, सो लेट राम एज बी एक्स। अब बोल रहा है कि राम एज जो कि एक्स है इज इक्वल टू उसके फादर का एज से, फादर के एज से हाफ, इज 10 लेस देन हाफ ऑफ योर फादर एज। बट मुझे तो फादर का भी एज नहीं पता है। फादर एज इज 20 ईयर ओल्डर देन ब्रदर्स एज। ये नहीं दिख रहा क्या? जस्ट अ मिनट। देखो, ये था ना हमारा क्वेश्चन, 20 ईयर्स ओल्डर देन योर ब्रदर्स एज, लेकिन फादर का एज भी नहीं पता है। तो हम ऐसा करते हैं, देखो मैं बोलूँगा कि राम का एज मैंने एक्स माना था और मुझे फादर का भी एज नहीं पता, तो लेट, लो ये भी कर लेते हैं, लेट माई फादर एज, माई फादर एज बी वाई। जो नहीं पता है मैं इंग्लिश का अल्फ़ाबेट उठाऊंगा और मान लूंगा। लेकिन बोल रहा है कि y क्या है, y इक्वल टू मेरे ब्रदर से 20 साल बड़े हैं मेरे फादर। ठीक है, तो मेरा ब्रदर, यहां पे लिखूंगा ब्रदर से 20 साल बड़े प्लस 20। लेकिन ब्रदर का पता है मुझे, ब्रदर एज कितना है, 22 ईयर्स। सो मैं लिखूंगा 22 प्लस 20। सो y पता चल गया मुझे, y इक्वल टू 42। और ये y क्या है, क्या माना था हमने, इज माई फादर्स एज। देखो y इक्वल टू 42, मेरे फादर 42 ईयर्स के। ठीक, फाइनली लेकिन मुझे निकालना क्या है, राम का एज। अब इसको भी थोड़ा साइड करो, इसको भी हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसको इधर कर लिया जाए, फादर का एज निकाल लिया। अब बोल रहा है कि राम इज हाफ ऑफ फादर्स एज। फादर एज क्या था, वाई हमने माना था, ओके, हाफ ऑफ वाई, और उसमें से भी 10 साल कम, -10, राइट। अब y मुझे पता है मेरे फादर का एज क्या है, 42 ईयर्स, तो मैं लिखूंगा, और इसको ब्रैकेट कर दें यहाँ पे, क्योंकि पहले हाफ ऑफ फादर का एज से हाफ, ओके, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू 42 ब्रैकेट क्लोज -10, राइट। क्या हो गया, 2 21, तो 21 -10 इक्वल टू 11, राइट। देखो 11 ईयर्स, यहाँ पे भी आया था 11 ईयर्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो रियल ज़िंदगी के क्वेश्चंस हैं, जो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स और इस तरीके के वेरिएबल्स को यूज़ करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी तो मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना। सो जस्ट एंजॉय योर स्टडीज़। देखो एक एग्जाम्पल और, अभी तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हारे पास कुछ रुपए थे, ठीक है, और उसमें से तुमने 5 रुपए अपने दोस्त को दे दिए, और दोस्त को देने के बाद तुम्हारे पास 1 रुपये बच जाते हैं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए थे, ये क्वेश्चन है मेरा। तो मेरे पास, अगर मेरे पास 7 रुपये होते, मैंने 5 दे दिया होता, तो मेरे पास 2 बचते, तो मेरे पास 6 रुपये होने चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास 6 रुपये होते, उसमें से मैं 5 दे देता, तो 1 रुपये बचते मेरे पास। देखो इसी को मैथ से बनाते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्वेश्चन ये पूछा है कि तुम्हारे पास कितने रुपए थे, तो लेट मनी विथ मी बी एक्स। तो मेरे पास कितने रुपए थे, एक्स, उसमें से मैंने 5 रुपए दे दिए तो -5, और मेरे पास फिर कितने बचे, तो इक्वल टू कितने बचे, 1, राइट। अब मुझे समहाउ x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। समहाउ अगर मैं x का वैल्यू निकाल पाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने पैसे बचे, मेरे पास कितने पैसे थे। तो मैं क्या करता हूं, देखो x इक्वल टू, ये रूल्स हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल्स में ये एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, या इसी का सॉल्यूशन अभी हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये 5 इधर चला जाता है इक्वल टू के, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो 1 + 5। ये अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ने वाले हैं इस सब चीज़ों को। लेकिन ओवरऑल मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि हाँ देखो, अगर मेरे पास कोई मैथमेटिक्स हो, कोई तरीका हो जिससे ये सारा काम किया जा सके, तो मैं बिना दिमाग लगाए सीधा ये बता दूंगा कि हाँ भाई कितने पैसे थे मेरे पास। 5 इधर जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1 + 5 = 6। तो मेरे पास 6 रुपए थे, मैंने सीधा ये बता दिया। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जहां पे तुम अपना दिमाग लगा पा रहे हो कि हाँ मेरे पास 6 रुपए होते, उसमें से 5 देता तो 1 बचते। बहुत ऐसे टफ टफ क्वेश्चन जहां पे तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वहां पे हम इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम मैथ के द्वारा चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने x मान लिया, और मानने के बाद हमने एक इस टाइप से इक्वेशन बनाया। देखो ये इक्वेशन है, अभी तक हमने पढ़ा था कोई भी इक्वल टू साइन के साथ उसको इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन है, और यहाँ पे फाइनली मैंने x की वैल्यू निकाल ली। और ये x की वैल्यू कैसे निकाली, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अगर कोई भी मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x - 5 = 9, तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेकिन इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये x कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम बता रहा होगा, जैसे ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बता रहा है, x - 5 = 1। ये बता रहा है कि मेरे पास कुछ पैसे थे जिसमें से 5 रुपए दे देने के बाद 1 रुपए बचते हैं मेरे पास। सो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो वेरिएबल हम यूज करते हैं अपने मैथमेटिक्स में, इसकी हमें जरूरत थी। सिर्फ हमारे नंबर से काम नहीं चल पा रहा था, हमें इस तरीके की पहेलियों को सॉल्व करने के लिए, इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, हमें जहाँ पे चीज़ें नहीं पता होती थी कि हाँ क्या है इसका आंसर, तो उसका आंसर हम मान लेते हैं कि लेट इट बी एक्स। एक्स ही नहीं, कोई भी वाई जेड टी ए बी सी, कुछ भी हम मान लेते हैं। और मानने के लिए मैं ऐसे तो नहीं मान सकता कि लेट इट बी 1, नंबर तो नहीं ले सकता था मैं। लेट इट बी 100, अब लेट इट बी 100 क्या होता है, 100 तो तुमने बोल ही दिया। तो जब मैं कुछ नंबर नहीं बोल सकता था, तो हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को। हमने ये मानना शुरू कर दिया कि चलो इसका कुछ वैल्यू होगा जिसको वाई बोल देते हैं, और बाद में हम उसी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू आया 6, तो हमें पता चल गया ओके 6 आंसर है इसका। बट फाइनली ये एक्स कुछ है नहीं, ये वेरिएबल है, लेकिन इसका आंसर कुछ नंबर ही आना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो यूं ही नहीं है, ये यूं ही नहीं एक्स वाई जेड ये सब लिखा हुआ है। इन सभी का मतलब है, इन सभी का जो आंसर आएगा वो तो कुछ नंबर ही आएगा जो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। सो यहां तक हमने सिर्फ ये देखा कि इस वेरिएबल की ज़रूरतें क्या हैं, क्यों हम एक्स वाई जेड ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस तरीके की पहेलियां हैं, इस तरीके की पहेलियां तो फिर भी हम अपने दिमाग सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अपने दिमाग से नहीं सॉल्व कर सकते, तो उनको हम मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, लेट इट बी जेड, और फिर हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं जो कि अभी हम इस बार पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, और ऐसा इक्वेशन लिख करके हम इसमें से x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं।
अब यहाँ पे सिंपल था, कभी इस तरीके का नंबर आया तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। फाइनल हमारा मुद्दा ये है। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार मैं क्यों सीख रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई मतलब है, कुछ ना कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। कभी मुझे प्रॉब्लम्स को बनाते वक्त अगर ऐसा इक्वेशन आ गया तो मैं एक्स की वैल्यू को कैसे निकालूंगा, और ये एक्स की वैल्यू ही मुझे रियल लाइफ मेरे प्रॉब्लम्स को का कुछ नंबर है, कोई सॉल्यूशन है। एक्स का वैल्यू जैसे यहाँ पे 6 आया, यही कुछ बता रहा है मुझे, मुझे बता रहा है कि मेरे पास 6 रुपए थे पहले। ठीक है, सो इसलिए ये वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, क्योंकि इस x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने क्या माना है। लेट माई एज, मेरा एज लेट इट बी x, तो मेरा जो वेरिएबल आएगा वो मेरा एज आएगा। मैंने लेट पैसे विथ मी, लेट मनी विथ मी बी x, तो जो मनी का वैल्यू आएगा वो बताएगा कि मेरे पास कितने पैसे थे, जो x का वैल्यू आएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, क्यों इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे कि हाँ, जिस तरीके से हमने ये समझ लिया था कि ऑपरेशन कैसे करते हैं कांस्टेंट के ऊपर, राइट, कांस्टेंट लाइक 3.5, 4.9, -2, 100, कुछ भी नंबर है, इसके ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उसी तरीके से अगर वेरिएबल है, कहीं पे x लिखा हुआ है, कहीं y लिखा हुआ है, कहीं पे x इंटू एक्स है, या कहीं पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे है, इनको मैं कैसे ऐड करता हूँ, इनको मैं कैसे सब्सट्रैक्ट करता हूँ, कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। जब ये समझ में आ जाएगा तब हम बिल्कुल तैयार हैं अपना इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारा इस चैप्टर का मुद्दा है। ठीक है, ओके।